आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होंगे। यहाँ पर मैंने कई बार कहा है कि जो मेरी क्लासेज हैं वो विशेष रूप से यूजीसी नेट को ध्यान में रखते हुए चल रही हैं। मैंने ये भी कहा है कि जो मेरी क्लास में जो एक्सप्लेनेशन होता है उसके ऊपर ज़्यादा आप लोग ओरिएंटेशन रखा करें। और जो भी बच्चे टीचिंग यूजीसी नेट, नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी 4.0 कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं उनके लिए मेरी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, मैं अपनी एक व्यथा भी कहना चाहता हूं और वो व्यथा यह है कि मैं जो भी मुझे ये लग रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के बीच में परोसता हूं, लेकिन जो क्लास के व्यूज़ होने चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो पाते हैं। या तो शेयरिंग कम होती है, ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर हो रहा है और ना ही व्यूज बढ़ते हैं। मैं इसलिए नहीं, आप लोगों को दोषी नहीं देता हूं, मैं अपने आप को दोषी दे रहा हूं कि या तो मेरे कंटेंट में ताकत नहीं है या मेरे डिलीवरी पावर में ताकत नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे में कुछ ऐसी कमी है जिसके कारण से बच्चा मेरे साथ नहीं जुड़ पाता है। मैं मान सकता हूं कि कंटिन्यूटी में आप लोगों के साथ नहीं रख पाता हूं, लेकिन फिर भी जो मेरे कंटेंट हैं और जो मैं डिलीवर कर रहा हूं मुझे लगता है कि वो अद्भुत है। और इसीलिए ना तो क्लास के व्यूज आप लोग शेयर भी शायद नहीं करते होंगे, जो भी रहा हो, लेकिन मैं अपनी बात, अपनी शिकायत ये कर रहा हूं कि मेरी क्लास के कहीं ना कहीं व्यूज भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। 200-400-500 पे जाके वो अंतिम सांस ले लेते हैं, जो मेरे को अच्छा नहीं लग पाता है। बाकी आप लोग जैसा भी है, प्रयास यही करिएगा कि ग्रुप में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कई बार किया करें। जो पुराने वीडियो हैं उनको भी जरूर देखा करें। और इसी के साथ अब हम लोग अपनी क्लास को कहीं ना कहीं शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ से पहला ही क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा देखें और यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन के साथ बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था। काकोरी ट्रेन एक्शन की बात यहां पर हो रही है और यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर नाम जो अभी दे दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन, तो ये काकोरी ट्रेन एक्शन की बात हो रही है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और ये घटना जो है ये 9 अगस्त 1925 को घटना है। कब की घटना है? काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था वो कहीं ना कहीं 9 अगस्त 1925 को हुआ है। ये थोड़ा सा प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं एक और बात करना चाहता हूं कि सचिंद्र नाथ बख्शी जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं वो एक किताब लिख रहे हैं। सचिंद्र नाथ बख्शी वो इस समय आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं इसी केस में। तो उन्होंने एक किताब लिखी है, मेरा क्रांतिकारी जीवन। और इस किताब में वो लिखते हैं कि जो ये हम लोगों को सरकारी खजाना लूटना था, भाई काकोरी ट्रेन एक्शन क्या है? सरकारी खजाने को लूटकर अस्त्र शस्त्र की कुलना की खरीदारी करके अंग्रेजी सरकार से लड़ना, संघर्ष करना। तो ये प्लान जो बन गया था वो 8 अगस्त का बना था। यानी मेरा क्रांतिकारी जीवन जो इनकी किताब है, उस किताब में वो लिखते हैं कि जो ये काकोरी ट्रेन एक्शन है ये हम लोग 8 अगस्त को करने वाले थे, 8 अगस्त 1925 को। लेकिन हुआ क्या कि हम लोग स्टेशन पर पहुंचने में कुछ लेट हो गए, जिसके कारण से अब ये घटना को अंजाम 9 अगस्त 1925 को दिया गया था। और वो ट्रेन जो थी वो 8 डाउन ट्रेन थी, 8 डाउन ट्रेन, ठीक है ना। 8 डाउन ट्रेन में कुल मिला के कहीं ना कहीं इस सभी लोग बैठ जाते हैं, ठीक है सब। चलिए सभी लोग बैठ गए, इन्हीं 10 लोग हैं इसमें। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। और जैसे ही ये ट्रेन इस प्रकार से कहां पहुंचती है? काकोरी पहुंचती है, चैन खींच दी जाती है। मैंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा वीडियो, काकोरी ट्रेन एक्शन पर एक बहुत बड़ा वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। यहां पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं। तो 10 लोग इसमें करुणा के कहीं शामिल थे। अब मामला क्या हो जाता है कि सरकारी खजाने को लूट भी लिया जाता है, लेकिन यहीं पर जो अशफाक उल्लाह खां थे, अशफाक उल्लाह खां, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अशफाक उल्लाह खां के पास एक राइफल थी। जब सरकारी खजाना लूट लिया गया तो उसी समय कुछ एक बक्सा था जिसमें पैसा
रुपया था, उस बक्से को तोड़ा जा रहा था। अशफाक उल्लाह खां हथौड़े से तोड़ रहे थे और उन्होंने अपनी जो बंदूक थी वो मनमथ नाथ गुप्त को सौंप रखी थी। मनमथ नाथ गुप्त उसको चेक कर रहे थे और इतने में ट्रिगर दब जाता है। सामने स्टेशन पर बैठा हुआ यात्री मर जाता है, गोली लग जाती है और अंततः आनंद फानन में वो चादर छोड़कर भाग जाते हैं और वही चादर पूरे के पूरे गिरोह को पकड़ने में साथ मिला के कहीं कहीं सहयोग करती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि काकोरी ट्रेन एक्शन में राम प्रसाद बिस्मिल, ये ध्यान रख लेना, राम प्रसाद बिस्मिल, इसके बाद कौन कौन लोग हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह क्या नाम, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी और एक और व्यक्ति है रोशन सिंह। इसका कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये रोशन सिंह को जो नैनी जेल में फांसी होगी, इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ये दूसरे केस में एक जेल में आया था, फिर इसको कोरोना के इस केस के साथ जोड़ दिया गया। हकीकत में 10 लोगों में था भी नहीं। इस प्रकार से राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी जाती है। कहां दी जाती है? गोंडा जेल में फांसी दी जाती है। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी जाती है और बिस्मिल को कुल मिला के कहीं कहीं गोरखपुर जेल में फांसी दी जाती है। यह ध्यान रख लेना। इस तरीके से इन चारों के ऊपर पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और बनेगा कि एक तरह से काकोरी ट्रेन एक्शन में, क्योंकि आप जानते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल उनका तखल्लुस है और राम प्रसाद बिस्मिल एक प्रकार से कहीं न कहीं एक तराना गाया करते थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सर क्या लोग थे ये कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, ये जो लाइनें हैं राम प्रसाद बिस्मिल ने अमर बना दिया। बिस्मिल इनका तखल्लुस है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यानी जो लोग शेर शायरी कविता लिखते हैं उनका नाम जोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार से ये चूंकि कुलना के टॉप क्लास के साहित्यकार भी बहुत सी किताबें लिख रहे हैं, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना। और लर्नेड व्यक्ति है। जज यह कहता है बिस्मिल से कि यार तुम कौन से यूनिवर्सिटी कॉलेज से लॉ की डिग्री करके आए हो, क्योंकि ये अपना स्वयं बचाव कर रहे थे। जगत नारायण मुल्ला का पाजामा गीला कर दे रहे थे। तब कुल मिला के राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा सर हम किंग मेकर हैं और सम्राट कभी कोई डिग्री प्राप्त नहीं करते हैं। क्या गजब के लोग थे। यहां ध्यान रखना, बिस्मिल ने जो लाइनें गाते थे सरफरोशी की तमन्ना, वो बिस्मिल अजीमाबादी की है। बिस्मिल अजीमाबादी, अजीमाबादी पटना, ये बिहार के थे बिस्मिल अजीमाबादी। इनकी कुलना के लाइनें को गाया करते थे। तो यहां पर ये बात हो गया। अब यहां पर काकोरी ट्रेन एक्शन जब हो जाता है तो उसमें एक क्वेश्चन बनेगा कि सरकारी गवाह कौन बन गया था। तो इसमें जो सरकारी गवाह बना है ये भी आपसे पूछा जाएगा कि काकोरी ट्रेन एक्शन में, क्योंकि बिना सरकारी गवाह के काम बनने वाला नहीं है, तो काकोरी ट्रेन एक्शन में जो सरकारी गवाह बने थे उनका नाम था बनवारी लाल। क्या नाम है? बनवारी लाल। ये सरकारी गवाह बन गया था, जिसके कारण से पूरा का पूरा केस खुल गया। इसके बाद इसमें पूछा जाएगा आजीवन कारावास। तो आजीवन कारावास की जो सजा दी जा रही है, आजीवन कारावास की जो सजा दी जा रही है वो सचिंद्र नाथ बख्शी को दी जा रही है। सचिंद्र नाथ बख्शी को इस प्रकार से आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, यह भी पूछा जाएगा। यहां पर मनमथ नाथ गुप्त के पूछा जा सकता है। तो मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की सजा दी गई। कितने वर्ष की? 14 वर्ष की सजा दी जाती है। यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि काकोरी कांड में इस प्रकार से बचाव पक्ष के लिए जो समिति गठित की गई थी, यानी क्रांतिकारियों को बचाने के लिए जो समिति गठित की गई है, उसकी अध्यक्षता तो कुल मिला के पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद वल्लभ पंत के निर्देशन में काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल क्रांतिकारियों के बचाव के लिए एक प्रकार से एक कमेटी गठित होती है। और इसमें मोतीलाल नेहरू का भी रोल है। मोतीलाल नेहरू भी कुल मिला के कहीं कहीं इस ट्रेन एक्शन में बचाव की जो समिति बनी उसमें थे। लेकिन ध्यान रखना, क्रांतिकारियों के लिए एक प्रकार से फ्री में, यानी क्रांतिकारियों के लिए फ्री में पैरवी किस वकील ने किया था? तो उसका नाम था भानुचंद्र गुप्त। भानुचंद्र
चंद्रगुप्त, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इन्होंने क्रांतिकारियों के लिए मुफ्त में पैरवी किया था। भानु चंद्रगुप्त ने क्रांतिकारियों की तरफ से मुफ्त में पैरवी किया था, ये भी पूछा जा सकता है। सरकारी वकील कौन बना था, यानी सरकार की तरफ से किसने पैरवी किया था, तो उस समय का सबसे खतरनाक और महंगा वकील जो कभी कांग्रेसी भी रह चुका था, जिसका नाम था जगत नारायण मुल्ला। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी सरकार का वकील कौन था, तो सरकार का जो वकील है उसका नाम है जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण मुल्ला, ऐसा कहते हैं कि इसका संबंध नेहरू से भी था, और ये जगत नारायण मुल्ला 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति का अध्यक्ष था। कौन सा, तो स्वागत समिति का अध्यक्ष भी रह चुका था। यानी जगत नारायण मुल्ला 1916 में कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन होगा उसमें ये स्वागत समिति का अध्यक्ष भी रह चुका है। चंद्रशेखर आजाद से नाराज भी रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इसने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक का प्रचार प्रसार लखनऊ शहर में नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके आदेश के विपरीत चंद्रशेखर आजाद ने तिलक के समर्थन में बहुत सी रैलियां निकाल दी थी। इसके कारण से जगत नारायण मुल्ला नाराज रहता था। और इस प्रकार से ध्यान रखना, ये क्रांतिकारियों के विरोध में सरकार की तरफ से पैरवी कर रहा है। चंद्रशेखर आजाद भी इसमें शामिल थे, यानी काकोरी ट्रेन एक्शन में ये भी शामिल थे। जो 10 लोग थे ना, उसमें ये भी शामिल थे, लेकिन फिर ये बच गए, क्योंकि आजाद आया भी आजाद था, जाएगा भी आजाद, तो ये बच जाते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। लेकिन फांसी बिस्मिल को हो रही है, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इस काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम देने वाला कौन सा संगठन है, तो कहीं ये आ जाए तो उस संगठन का नाम है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में हो रही है, और इसको करने वाले सचिंद्र नाथ सान्याल, ध्यान रखना, और योगेश चटर्जी। कौन है, योगेश चटर्जी। इन सभी लोगों ने मिलकर कुल मिला के HRA की स्थापना किया था। इतनी बातें आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो सब चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं मेरे बच्चों को, तो इस तरह से सभी चीजें क्लियर होते रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात आप लोगों ने किया। चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इस तरीके से, निम्नलिखित में से कौन सा सुविख्यात गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा। बहुत अच्छी बात है। तो ये कहीं ना कहीं श्यामलाल गुप्त पार्षद किसके अनुरोध पर, ध्यान रखना, ये जो झंडा गीत है ना, ये गणेश शंकर विद्यार्थी के अनुरोध पर लिखा गया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने श्यामलाल गुप्त जी से कुल मिला के कहा कि आप जो है एक गीत ऐसा लिखिए, झंडे के ऊपर लिखिए, और इस प्रकार से झंडा गीत का जन्म यहीं से हो जाता है। यह भी आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है। यह कहीं प्रश्न आ जाता है कि झंडा गीत कब स्वीकार किया गया है, तो 1938 के, ध्यान रखना, झंडा गीत जो है 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस झंडा गीत को स्वीकार किया। यह तय किया गया कि अब हमें झंडा गीत प्रतिवर्ष अधिवेशन में गाना है। क्लियर है। तो यहां पर यह भी बातें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। और आगे बढ़ जाते हैं। यह क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1900, तो मैंने कई बार इसको बता दिया है, बताने की जरूरत नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, हालांकि इस अधिवेशन का अध्यक्ष कुल मिला के सरदार पटेल को बनाना तय हुआ था, लेकिन गांधी जी के अनुरोध पर जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। इस अधिवेशन में कुल मिला के पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया। बहुत अच्छी बात है कि पूर्ण स्वराज का नारा दिया जाता है। और 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मना दिया जाता है। तो पहला स्वाधीनता दिवस भी मनाया गया। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर हम यहां पर और थोड़ी सी बातों को समझने का प्रयास करें
तो इसी अधिवेशन में, यानी 1929 के अधिवेशन में, गांधी जी को पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का, एक प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्देश भी दिया गया। यानी कि गांधी इस पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएं, यह भी कुल मिला के इसी अधिवेशन में तय हुआ था। सरदार पटेल कुल मिला के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और ये कराची अधिवेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारत में मौलिक अधिकारों, यानी एक प्रकार से मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों का दस्तावेज माना जाता है। कभी भी प्रश्न आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन को मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों का दस्तावेज कहा जाता है, तो 1931 का कराची अधिवेशन, क्योंकि इसी अधिवेशन में तय हुआ था। ध्यान रखना कि कुल मिला के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई थी। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात यही की जा रही है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात भी इसी अधिवेशन में की जाती है। तो यह अधिवेशन अपने आप में अद्भुत है। इसी कराची अधिवेशन में ही गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। गांधी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। क्यों दिखाए जाते हैं? क्योंकि यह अधिवेशन 26 मार्च 1931 को हो रहा है और आप जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को हिंदुस्तान के 3 हीरो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर में फांसी दी जाती है। हिंदुस्तान का युवा दुखी और निराश है। उसको लगा कि गांधी चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसीलिए गांधी को कुल मिला के कहने के काले झंडे दिखाए गए। तब इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा कि गांधी मर सकता है, गांधी मर सकता है, लेकिन गांधीवाद नहीं, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। इस प्रकार से सरदार पटेल की भी बात कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस, मैंने कई बार कहा है कि 1938 और 1939 दो बार अध्यक्ष रहे। 1939 में इनको इस्तीफा देना पड़ा, कई बार चर्चा हो चुकी है। मोतीलाल नेहरू 1928 में, ध्यान रख लेना, इस प्रकार से कलकत्ता अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता करते हैं और यहीं पर नेहरू रिपोर्ट पेश किया जाता है। यहीं पर नेहरू रिपोर्ट को पेश किया गया था। यह भी आपसे प्रश्न बनेगा, लेकिन यहां पर ए ऑप्शन है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। क्लियर है मेरे बच्चे? और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा देखा जाए, इससे भी बात कर लिया जाए। निम्नांकित में से किस स्थान में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद कर दिया गया था? तो यहां पर बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पूना के आगा खां पैलेस में गांधी जी को कहां गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। देखिए क्वेश्चन कभी आ जाता है वर्धा प्रस्ताव क्या है, तो वर्धा प्रस्ताव भी भारत छोड़ो ही है, क्योंकि 14 जुलाई 1942 को गांधी ने वर्धा में ही एक कांग्रेस कार्यकारिणी की मीटिंग की थी और उस मीटिंग में भारत छोड़ो प्रस्ताव लेकर आए थे, जिसके कारण से कांग्रेस कार्यकारिणी विरोध में खड़ी हो गई। उन्होंने कहा नहीं महाराज, ये संभव नहीं है, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, अंग्रेज परेशान है। लेकिन गांधी ने कहा नहीं, मैं तो आंदोलन करूंगा। जब सभी लोग विरोध पर उतर आए, तब कहीं न कहीं गांधी ने कहा कि तुम साथ दो चाहे नहीं दो, मैं देश की बालू से भी कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा, मैं देश की बालू से भी कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। सबकी खेल खत्म, सब गांधी के नाम पर जी रहे थे सर। जैसे आज देखिए बीजेपी का नाम है ना, बीजेपी मोदी के नाम पर जी रही है, बस खत्म काम। एक व्यक्ति, बाकी कोई कुछ नहीं। कोई अपने को कहे हम फलाना युग, हम ढिमका युग, ये वो युग, वो युग, कुछ नहीं। एक व्यक्ति, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में एक व्यक्ति गांधी, इसी प्रकार से आज में सिर्फ मोदी के नाम पर पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी का जो पताका फहरा रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति। आज वो व्यक्ति अगर ना रहे, इन लोग फिर 0 पर चले जाएंगे। 2 सीटें थी ना, फिर 2 पर चले जाएंगे। इन लोगों के कारनामे अच्छे नहीं हैं। वो तो उस व्यक्ति की वजह से कुल के लोग बचे हुए हैं, मैं सत्य बता रहा हूं। नहीं तो ये कुल के बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो यहां पर भी अगर इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें कि 14 जुलाई में 19 वर्धा प्रस्ताव, तो वर्धा प्रस्ताव में गांधी, क्योंकि प्रश्न आ जाता है कि वर्धा प्रस्ताव का दूसरा नाम भारत छोड़ो, क्योंकि यहीं पर गांधी कुलमा के भारत छोड़ो, अब ये आता है भारत छोड़ो शब्द जो भारत छोड़ो शब्द का जन्मदाता, यदि जन्मदाता आ जाता है कि शब्द का जन्मदाता कौन है, तो इस प्रकार से यूसुफ मेहर अली,
यूसुफ मेहर अली। कहीं आ जाए तो ध्यान रखना कि भारत छोड़ो शब्द का जन्मदाता कौन है, तो यूसुफ मेहर अली हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन है, यानी इस भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक, भारत छोड़ो प्रस्ताव को किसने लिखा है, तो गांधी ने लिखा है, गांधी ने लिखा है। इस भारत छोड़ो प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में, बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में इस प्रकार से प्रश्न आता है, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में किसने प्रस्तुत किया था, तो प्रस्तुत करने वाले जेएलएन, जवाहरलाल नेहरू। यही जवाहरलाल नेहरू विरोध कर रहे थे। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में कह रहे थे कि हम दो म्यान वाली तलवार से, हम उस तलवार से लड़ने जा रहे हैं जिसकी दोनों तरफ ही धार है, जिसकी चोट हमारे ऊपर भी लग सकती है। यानी कि यही नेहरू कह रहे थे 1 अगस्त 1942 को कोलना के कहां पर, इलाहाबाद में, कि हम दो धार वाली तलवार से लड़ने जा रहे हैं जिसकी दोनों तरफ धार है, जिसकी चोट हमारे ऊपर भी लग सकती है। यही कोलना के प्रस्तुत करने गए, मालूम पड़ गया कि गांधी ने कोई नया संगठन बना दिया तो ये प्रधानमंत्री चकनाचूर, खेल खत्म, बाहर रहो, कोलना के आशीर्वाद से बने हो। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया और समर्थन किसने किया है, तो समर्थन करने वाले पटेल। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। चलिए, शब्द का जन्मदाता यूसुफ मेहर अली, लेखक भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक गांधी, प्रस्तुत किसने किया, तो जवाहरलाल नेहरू, समर्थन पटेल। क्लियर है। कहां पर हो रहा है, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। जैसे ही यहां पर गांधी ने नारा दिया करो या मरो, अब करो या मरो का मतलब तो मामला गड़बड़, डू और डाई, तब अंततः यहीं पर बात बिगड़ गई। डू और डाई जब आ जाता है तो अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो ओवर, ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत सभी को उनके घरों से उठा लिया। और जब सभी को उनके घरों से उठा लिया तो गांधी को इस प्रकार से गांधी प्लस कस्तूरबा प्लस इनके सचिव महादेव देसाई प्लस कुलना के सरोजनी नायडू, इन सबको उठाकर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया है। यहां ध्यान रखना गांधी के लिए दुख भरा जीवन रहा ये वाला समय, क्योंकि यहीं पर सबसे पहले 15 अगस्त को ही महादेव देसाई का देहांत हो जाता है। तो महादेव देसाई और प्लस कस्तूरबा का देहांत पूना के आगा खां पैलेस में ही हो जाता है और दोनों की समाधियां यहीं पर बनी हुई हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये अहमदनगर जो फोर्ट जेल है, ये अहमदनगर फोर्ट जेल में बाकी लोग रखे गए थे, बाकी लोग, यानी इसमें जितने भी कुलना के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, इसमें जेएलएन को भी रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को बाद में इनको अल्मोड़ा शिफ्ट कर दिया गया। बाद में कहां किया गया, अल्मोड़ा जेल में। और ये ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू ने इसी अहमदनगर फोर्ट जेल में जब थे तो एक किताब लिख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कहीं ना कहीं वो जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखते हैं। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। राजेंद्र प्रसाद को कहां बंद किया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को ध्यान रख लेना पटना के पास बांकीपुर जेल में। अभी ये आ नहीं पाए थे, तब तक बांकीपुर जेल में ही इनको सेट कर दिया गया। हजारीबाग सेंट्रल जेल, बड़ा इंपॉर्टेंट घटना है। हजारीबाग सेंट्रल जेल की दीवारों को फांदकर किसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, तो उसका नाम था जेपी। दिवाली का दिन था, दीपावली के दिन अपने साथियों के साथ, जिसमें बैकुंठ शुक्ल वगैरह सभी थे, ये लोग कहीं ना कहीं इस तरह से हजारीबाग सेंट्रल जेल की दीवारों को फांदकर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हैं। और जेपी ने यहीं पर आजाद दस्ते का निर्माण भी किया है। यहां पर यरवदा जेल में जब गांधी जब थे, क्योंकि गांधी जब द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को छोड़कर जब ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, वहां उनको कोई उपलब्धि नहीं हुई, फिर दोबारा आए, तब अंततः जब द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे तो गांधी को पुनः गिरफ्तार किया जाएगा और पूना के यरवदा जेल में रखा जाएगा। यहीं पूना के यरवदा जेल में गांधी और अंबेडकर के बीच में पैक्ट हुआ था, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं। यहां ध्यान रखना, यरवदा जेल को गांधी ने मंदिर की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दिया है,
मंदिर की संज्ञा दिया है? यह भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा चीजों को देखते हैं। तो यह क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी देखा जाए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था? तो यह बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान सभा, अब संविधान सभा का निर्माण किसकी संस्तुति पर? तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर संविधान सभा का गठन हुआ। और कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर जब संविधान सभा का गठन होता है तो इस संविधान सभा में शुरुआत में जो जाने वाले लोग थे वो मनोनीत भी थे प्लस निर्वाचित भी थे। शुरुआत में जो संविधान सभा बनेगी 389 वाली, ये ध्यान रख लेना, उसमें मनोनीत लोग भी गए थे और निर्वाचित लोग भी गए थे। इस 389 में से ये जो 389 का आंकड़ा है, इसमें से क्या हुआ था कि 296 लोग ब्रिटिश भारत से जाने हैं। कहां से जाने हैं? ब्रिटिश भारत, यानी 11 प्रांतों से जाने हैं। इसमें भी ध्यान रखना, इसमें 292 जो लोग हैं ये तो प्रांतों से जाएंगे और 4 जो कुल मिला के लोग हैं ये कुल मिला के ब्रिटिश भारत के कमिश्नरी क्षेत्रों से जाएंगे। कहां से जाएंगे? कमिश्नरी क्षेत्र, जैसे दिल्ली है, अजमेर था, इस प्रकार से कुर्ग था कर्नाटक वाला, ऐसे 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से जाएंगे। बलूचिस्तान है, इस 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से जाएंगे और 292 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से। तो इन सभी का क्या होना, 296 का ये निर्वाचित होकर जाएंगे। ये बात थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और जो ये वाले लोग हैं देशी रियासतों वाले, ये देशी रियासतों वालों को कितनी सीट मिल गई? 93 सीटें। तो ये कैसे जाएंगे? तो ये मनोनीत होकर जाएंगे, राजा जी मनोनीत करेंगे अपने लोगों को, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक है, मनोनयन थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ये संविधान सभा के चुनाव होते हैं और संविधान सभा के चुनाव हुए तो आपको बहुत मालूम है कि 208 प्लस कांग्रेस को मिलती है और मुस्लिम लीग को जो 78 सीट मिली आवंटित थी उसमें 73 पर ही विजय हो पाती है, जिसके कारण से अंततः जिन्ना नाराज होकर 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाता है। तो यहां पर प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को, हालांकि 9 दिसंबर को जो पहली मीटिंग होती है उसमें अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को, किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को कुल मिला के अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये ध्यान रख लेना, सच्चिदानंद सिन्हा को जो अध्यक्ष बनाया गया था वो जेबी कृपलानी के अनुमोदन के बाद ही बनाया गया था। जेबी कृपलानी का अनुमोदन गया था, तब कुल मिला के सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और इस आधार पर बनाया गया था क्योंकि उस संविधान सभा के सबसे वो वृद्ध व्यक्ति थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, इस आधार पर बनाया गया। लेकिन स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर को राजेंद्र बाबू को बनाया जाता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध अंत तक किया? तो राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी ने, जो कांग्रेसी है। किस कांग्रेसी ने कुल मिला के कहने की भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया? तो सी राजगोपालाचारी ने विरोध किया है। हालांकि अंबेडकर भी विरोधी है, लेकिन अंबेडकर कांग्रेसी नहीं थे, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। विरोध तो इन्होंने भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का कौन सा व्यक्ति है जो विरोध कर रहा है, उसका नाम है सी राजगोपालाचारी। ठीक है बेटा, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि निम्नांकित में से किसने गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुल मिला के एकमात्र प्रतिनिधि, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बड़ी कुर्बानी देने के बाद, यानी आप बहुत अच्छी तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, आंदोलन पूरी तरह से आगे बढ़ भी रहा था, कुल मिला के बेवजह पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की हो भी सकती थी, लेकिन बीच में ही आपने 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट कर लिया और पूरे आंदोलन की ऐसी की तैसी हो गई। अब इसी पर बात कर लेते हैं। मालूम है, यदि मात्र 100 लोग इस बात के लिए तुल जाएं, 100 लोग, कि हमें इस चैनल को बहुत आगे ले जाना है, तो ये चैनल अपने आप में यूनिक भारत का बन जाएगा। और बहुत बड़ा मसाला मेरे पास रखा हुआ है, बहुत चीजें रखी हैं, बहुत चीजें मैं मेहनत करके प्राप्त भी करता हूं। ऐसा नहीं कि ज्ञान ऐसा हुआ कि पढ़ लिया, ज्ञान के लिए पढ़ना पड़ता है। आज भी मैं बहुत मेहनत करता हूं,
मैं दिन रात कंटेंट ढूंढता रहता हूं, क्या बच्चों को पहुंचाऊं, क्या दूं, क्या करूं। तो मैंने अभी कहा कि अगर 100 लोग 100 बच्चे तुल जाएं, हालांकि मेरे व्यूज वगैरह 200, 250, 300 ही आ पाते हैं, क्यों नहीं आ पाते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं उस पर चर्चा करूंगा। हो सकता है कि लोग मुझे पसंद भी नहीं कर रहे हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि नहीं पसंद कर रहा हूं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि 100 या 200 लोग इस बात के लिए तुल जाएं कि नहीं इस चैनल को उठाना है, तो इस चैनल इंडिया का टॉप चैनल बन जाएगा। सर कुल ना कि मतलब आप ये समझिए कि 100-200 लोग बहुत होते हैं। 200 का मतलब आपके पास 20,000 कुल ना के लोग आपसे जुड़े हैं तमाम ग्रुपों से, अपने आप चैनल चला जाएगा ऊपर। लेकिन अब जो भी हो, मैं इस पर क्या कहूं, और उन्होंने विनय याचना तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी किया नहीं है, भगवान से नहीं कर पाता हूं। मैं यही भगवान से भी कभी रहता हूं, परेशान रहता हूं, कहता हूं प्रभु देख लो तुम्हें क्या करना है, बाकी क्या है भाई, बहुत होगा तो मरेंगे ही ना, इससे ज्यादा तो तुम हमारा कुछ कर नहीं पाओगे, बहुत से करोगे तो मार डालोगे, खत्म करो। लेकिन याचना हम नहीं कर पाते हैं, तो इस थोड़ा सा ध्यान रखा करें भाई, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, बाकी लोग आप लोग से समझ लीजिए क्या करना है। हम तो करते रहते हैं, चीजें देते रहते हैं। निम्नलिखित में से किसने गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में, तो ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं पहले में भाग इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि सभी ने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, लेकिन गांधी इस प्रकार से कुल मिला के सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। मैंने कई बार इस पर डिस्कस कर लिया है। और कुल मिला के गांधी इस तरीके से कहां पर जाते हैं, तो SS राजपूताना जहाज से जाते हैं, SS राजपूताना जहाज से। किस पैक्ट के बाद जाते हैं, दिल्ली पैक्ट, यानी 5 मार्च 1931 को। पता नहीं अब जो भी रहा हो, हमारी तो समझ में नहीं आता है। अब बड़े बड़े लर्नेड लोग लगेंगे बटरिंग करके समझाने कि नहीं नहीं उस समय परिस्थितियां ऐसी थी, वो था, ये था, कुछ भी नहीं था, बेवकूफी थी। सीधी सी बात तो यह है, बेवकूफी को कुल मिला के कहीं ढकने के लिए तुम आवरण ओढ़ रहे हो। ये 5 मार्च 1931 को जो दिल्ली पैक्ट हुआ, ये बेवकूफी का नमूना था। और उसके बाद आप पूरा का पूरा जो है आंदोलन को ठप करके और यहां पर चले आए। ठीक है, SS राजपूताना जहाज से गांधी कुल मिला के लंदन की तरफ जाते हैं। ठीक है सर, इसमें गांधी के साथ महादेव देसाई भी हैं जो इनके सेक्रेटरी हैं, मीराबेन भी जा रही हैं, मीराबेन भी हैं, इनके पुत्र देवदास गांधी भी हैं, देवदास गांधी भी हैं। इनके दूसरे सेक्रेटरी जो बाद में बनेंगे प्यारे लाल भी हैं, प्यारे लाल भी हैं। ये प्यारे लाल की ही बहन थी सुशीला नैयर। सुशीला नैयर एक डॉक्टरनी थी और गांधी जी ब्रह्मचर्य के प्रयोग में, गांधी जी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग में सुशीला नैयर भी उनका साथ देती थी। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, महादेव देसाई, मीराबेन, देवदास गांधी, प्यारे लाल, ये सभी लोग कुल मिला के कहीं ना कहीं वहां पर जा रहे हैं। सरोजनी नायडू भी है, सरोजनी नायडू, लेकिन ये सरोजनी नायडू महिलाओं की तरफ जा रहे हैं। गांधी एकमात्र प्रतिनिधि है। ठीक है ना, यहां पर ध्यान रखना, इस तरीके से जब ये हुजूम जा रहा होता है, GD बिरला का भी नाम आता है, GD बिरला, तो GD बिरला ने इसको शिव की बारात कहा है। GD बिरला ने क्या कहा है, शिव की बारात है। GD बिरला ने क्या कहा, ये शिव की बारात जा रही है। इस गांधी जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना, जब गांधी पहुंचे लंदन में, तो ये लंदन में कुल मिला के कहीं कि ये सम्मेलन कहां चल रहा है, सेंट जेम्स पैलेस में, सेंट जेम्स पैलेस में कुल मिला के ये अधिवेशन चल रहा है। यहां पर ध्यान रखना, मैंने पहला जो मेरे वीडियो है उसमें देख लेना, इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड कर रहा, उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। पिछले वाले वीडियो में मैंने सब लिख दिया है। सेंट जेम्स पैलेस में, अब सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां जब गांधी चढ़ रहे हैं, तो वहीं पर फ्रैंक मोरिस ने कहा है कि इस अर्धनंगे फकीर का सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में अद्भुत है। ये बात कौन कह रहा है, यानी फ्रैंक मोरिस। कौन कह रहा है, फ्रैंक मोरिस कह रहा है। इस बात को ध्यान रखना, फ्रैंक मोरिस कहता है कि इस अर्धनंगे फकीर की सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में अद्भुत है। तो यहीं से अर्धनंगा फकीर शब्द आ जाता है। अब यहां पर गांधी को ठहराया कहां गया लंदन में, तो किंग्सले पैलेस में ठहराया गया है। कहां पर, तो यहां पर गांधी को जो ठहराया गया है वो किंग्सले पैलेस में
गांधी ठहरे हैं, यानी गांधी जो ठहरे हैं वो किंग्सले पैलेस में ठहरे हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब यहां पर गांधी को एक इनविटेशन मिलता है बर्किंघम पैलेस से। कहां से मिलता है? बर्किंघम पैलेस से। यहां पर बर्किंघम पैलेस से गांधी को कुल मिला के एक इनविटेशन मिल रहा है, और वहां पर कौन रहता है? ब्रिटेन का सम्राट रहता है। तो ब्रिटेन के सम्राट ने गांधी को कुल मिला के कॉल किया बर्किंघम पैलेस में एक मीटिंग के लिए। गांधी जब जा रहे थे तो पहले से ही गांधी को कहा गया, तो चूंकि सम्राट से मिलने जा रहे हैं, आप एक प्रोटोकॉल के तहत जाइए, आप वस्त्र पहनकर जाइए, क्योंकि गांधी छोटी सी लंगोटी पहना करते थे, तो आप कोट पैंट टाई में जाइए, क्योंकि आप बर्किंघम पैलेस में जा रहे हैं। लेकिन गांधी इस बात को नहीं माने, और वो अर्धनग्न रूप में ही, यानी अपनी छोटी सी कुलना के कन की धोती पहने हुए, जो घुटने तक हुआ करती है, हमारे यहां कुलना के भोजपुरी में ठेहुना कहा जाता है। क्या कहते हैं? ठेहुना। तो ठेहुना ले धोती पहन के कुलना के गांधी जी इस प्रकार से बर्किंघम पैलेस में सम्राट से मिलने के लिए गए। और सम्राट से मुलाकात के पश्चात जब लौट रहे थे तो पत्रकारों ने पूछा कि गांधी यह बताइए कि क्या आपके पास वस्त्र नहीं है कि आप छोटी सी कुलना के धोती पहनकर हमारे सम्राट से मिलने के लिए गए? तब कुलना के गांधी का जवाब अपने आप में अद्भुत था। गांधी ने यह कहा कि आपके सम्राट ने ही तो पूरे भारत के वस्त्रों की चोरी कर रखी है, पूरे भारत के वस्त्रों को कुलना के चुरा कर आपके सम्राट ने अपने देश में रख रखा है, हमारे पास वस्त्र नहीं है, इसीलिए मैं इस हाल में आया हूं। इस प्रकार से इतना करेज, इतना साहस यहां पर मुझे गांधी में दिखाई पड़ता है। तो यहां पर बर्किंघम पैलेस में मिलने के लिए जाते हैं, किंग्सले पैलेस में ठहरे हुए हैं, सेंट जेम्स पैलेस में कुल मिला के कहीं कि ये आयोजन चल रहा है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। और यहां ध्यान रख लेना, इसी समय गांधी के से मिलने के लिए एक और आया था, जो ब्रिटेन का या दुनिया का सबसे बड़ा हास्य कलाकार है, जिसका नाम है चार्ली चैपलिन। तो ये चार्ली चैपलिन भी, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, चार्ली चैपलिन भी गांधी से मिलने के लिए यहां पर आया था। और जब कहीं ना कहीं एक प्रकार से चार्ली चैपलिन से बात गांधी की हो रही थी, गांधी ने कहा चार्ली चैपलिन से हंसते हुए कि आपने तो दुनिया को हंसाते हैं, दुनिया को दुखों से दुखों का से दूर करने के लिए उनको हंसा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चार्ली चैपलिन ने कहा महाराज ये बात तो ठीक है, लेकिन आपने अपने सत्याग्रह के बल पर उस ब्रिटिश एम्पायर को, जिसने पूरी दुनिया पर शासन कर रहा है, उसको हंसने के लिए, यानी उस पर हंसने के लिए कुल मिला के दुनिया को विवश कर दिया है। यानी आपके सामने ये भी कुल मिला के कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं मौन है ब्रिटिश सत्ता जो दुनिया में शासन कर रही है। यानी आज ब्रिटिश सत्ता के ऊपर आपने दुनिया को हंसने के लिए मजबूर कर दिया है। इस प्रकार से चार्ली चैपलिन भी मिलने के लिए आता है गांधी से। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय भी इसमें गए थे, ध्यान रखना, मदन मोहन मालवीय भी गए थे। क्लियर है? कौन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन नहीं गया? तो सरदार पटेल भी नहीं गए, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं गए, अंबेडकर भी नहीं गए, अरे सॉरी अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं गए, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं गए। सुभाष चंद्र बोस, पटेल, जवाहरलाल नेहरू ये किसी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए हैं। अंबेडकर तीनों में गए हैं। अंबेडकर क्या गए हैं? अंबेडकर जो है ये बेचारे तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या कहता है, इसको भी थोड़ा सा देखा जाए तो यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन में क्या किया। बारे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो यहां पर 1916 के लखनऊ अधिवेशन की बात मैं कर लेना चाहता हूं। चलिए सर, आपकी बातों में दम है। कहीं ना कहीं क्या कह दिया आप लोगों ने? सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर लिया। चलिए सर, ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही बात है। यहां पर जो लखनऊ में अधिवेशन हो रहा है, लखनऊ अधिवेशन जो हो रहा है 1916 में लखनऊ अधिवेशन हो रहा है। यहां पर कुछ बातें अपन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि यहां गांधी उपस्थित है। गांधी उपस्थित, पहला बात तो यह हो गया कि गांधी यहां पर उपस्थित है, ध्यान रख लेना, गांधी यहां उपस्थित है। दूसरी बात क्या हो रही है कि अंबिका चरण मजुमदार यहां पर कुलना की अध्यक्षता कर रहे हैं। अध्यक्षता कौन कर रहा है? अंबिका चरण मजुमदार कर रहे हैं। फिर एक बात फिर पूछेगा, बोले क्या? बोले स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जो स्वागत समिति के जो अध्यक्ष थे उसका नाम था जगत नारायण मुल्ला।
जगत नारायण मुल्ला, ये वही जगत नारायण मुल्ला है जिसने सरकार की तरफ से क्रांतिकारियों को, यानी काकोरी कांड के क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया था। ये वही नापाक व्यक्ति है जगत नारायण मुल्ला, जो कांग्रेस की स्वागत समिति का अध्यक्ष है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। इस अधिवेशन में कुल 19 प्रस्ताव पारित हुए। 19 प्रस्ताव पारित हुआ, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। कितने प्रस्ताव पारित हुए? तो इस अधिवेशन में कुल 19 प्रस्ताव पारित होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कांग्रेस के उत्तरदायी शासन या स्वशासन की मांग को स्वीकार किया गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि कांग्रेस के उत्तरदायी शासन या स्वशासन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। यहां पर स्वीकार कर लिया जाता है कि ठीक है साहब। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि कुछ गलतियां जो हो रही हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले अच्छी बात क्या है, पहले अच्छी बात को सुन लिया जाए। तो यहां पर 1907 में जो कांग्रेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, विभाजन हो गया था, 1916 में एक प्रकार से एनी बेसेंट के प्रयासों से, किसके प्रयासों से? एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम दल और गरम दल एक हो गए। यानी यहां नरम दल और गरम दल में एकता स्थापित हो गई। ये बहुत अच्छी बात थी कि नरम दल और गरम दल आपस में एक हो गए, और एक तरह से कांग्रेस की जो कमान है वो कहीं ना कहीं तिलक के हाथों में आ जाती है। किसके हाथों में आ जाती है? तो तिलक के हाथों में आ जाती है। फिर अपन एक बात और कर लेते हैं। बोले क्या सर? एक बात ये कर लेते हैं कि यहीं पर होम रूल आंदोलन के कार्यकर्ताओं का शक्ति प्रदर्शन भी चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं 1916 का जो समय है वो होम रूल आंदोलन का समय है, और होम रूल आंदोलन से दोनों ही लोग जुड़े थे। यानी एनी बेसेंट भी जुड़ी थी, तिलक भी जुड़े थे। तो दोनों ही लोगों के लीग के कार्यकर्ता यहां पर बड़े पैमाने पर उपस्थित थे। यानी होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं का शक्ति प्रदर्शन भी यहां पर चलता है। लेकिन इस अधिवेशन में जो पाप हमसे हुआ वो पाप है लखनऊ पैक्ट। कौन सा पैक्ट है? ये लखनऊ पैक्ट जो पाप हो जाता है। ये पैक्ट पाप क्यों हो गया? क्योंकि यही पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर आए, और इस प्रकार से मुस्लिम लीग एक मंच पर आए तो कांग्रेस की तरफ से तिलक और मुस्लिम लीग की तरफ से कुल मिला के जिन्ना, इनके बीच में एक समझौता होता है। यह समझौते का आधार क्या था? मुस्लिम लीग ने कहा कि हम कांग्रेस के उत्तरदायी या स्वशासन की मांग का तभी समर्थन करेंगे जब आप 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों में जो हमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की मांग मिली हुई है, यानी जो हमें अधिकार मिला है, उसको कांग्रेस भी स्वीकार कर ले। क्योंकि सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन जो है एक तरह से कुल मिला के मुसलमानों को कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार ने 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों में दे दिया था कि भैया आप सेपरेट इलेक्शन के माध्यम से अब आप लोगों को सीटें मिलेंगी। लेकिन कांग्रेस अभी तक विरोध कर रही थी। तो 1916 में ये जिन्ना ने कहा कि अगर भारत में उत्तरदायी शासन लाने की बात करते हो तो आपको लखनऊ पैक्ट में इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि कांग्रेस भी मुसलमानों के सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार करती है। यह कुल मिला के बहुत बड़ी भीड़ तिलक से या कांग्रेस से हो जाती है। यानी लखनऊ पैक्ट में हमने एक प्रकार से मार्ले मिंटो सुधारों को स्वीकार कर लिया। यानी मुसलमानों के सेपरेट इलेक्शन की बात को स्वीकार करके एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल हम लोगों ने कर दिया है। यह बहुत बड़ा काम हुआ, गड़बड़ काम हो गया, और इसी का परिणाम हुआ कि अंततः आरसी मजुमदार लिखते हैं कि 1916 में जो कुछ किया उसका परिणाम 30 वर्षों बाद यानी 1947 में काटने को मिल गया। क्योंकि 1916 में आपने मुस्लिम लीग को मुसलमानों की पार्टी बना दिया है। क्यों बना दिया है? क्योंकि आपने स्वयं स्वीकार कर लिया कि भाई कुल मिला के सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की मांग को हम समर्थन दे रहे हैं। यानी मुस्लिम लीग का सेपरेट इलेक्शन की बात को आप स्वयं स्वीकार कर लिए, यानी मुसलमानों को सेपरेट करने की बात आप स्वयं स्वीकार कर लिए, और वो सेपरेशन इतना बढ़ गया कि 30 वर्ष बाद 1947 में देश का पार्टीशन हो गया। तो ये लखनऊ पैक्ट कांग्रेस के इतिहास की एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है।
इसी लखनऊ अधिवेशन में ध्यान रखना चंपारण की समस्या को भी उठाया जाएगा और चंपारण की समस्या के लिए अंततः राजकुमार शुक्ल और कुल मिला के इनके साथ एक लर्नेड व्यक्ति हैं जो कैम्ब्रिज से पढ़े हैं, ब्रज किशोर प्रसाद, ये लोग कुल मिला के लखनऊ आते हैं और इस तरह से राजकुमार शुक्ल के कहने पर ब्रज किशोर बाबू ने चंपारण के समस्या को गांधी के सामने रखा है। गांधी ने पहली बार जब अपनी आत्मकथा लिखते हैं तो उसमें नील का दाग लिख रहे हैं, उसमें कहते हैं कि लखनऊ अधिवेशन में ही पहली बार मुझे चंपारण की समस्या के विषय में जानकारी मिली। यानी लखनऊ अधिवेशन में ही पहली बार, ध्यान रखना, यानी इसी अधिवेशन में पहली बार चंपारण से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किया गया। यानी इससे संबंधित एक प्रस्ताव भी पारित किया जाता है। यह भी आपसे प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो ये सब बातें थोड़ा सा ध्यान रखा करें, ये प्रश्न इस प्रकार के बनते हैं, आप लोगों को मालूम भी होते रहना चाहिए। और आगे बढ़ जाते हैं, कुल मिला के एक आध क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन क्या करा कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस, मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बड़ा पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1937 के जब चुनाव होंगे, इस बात को ध्यान रखना, यदि 1937 के चुनाव की हम बात अगर कर लेते हैं तो 1937 में यहां पर 3 प्रांत हैं। 3 प्रांत कैसे, जैसे मान लीजिए ये वाला जो प्रांत है वो सिंध है। ये कौन सा प्रांत है? ये सिंध है। और ये पूरा का पूरा कुल मिला के प्रांत अगर देखें तो ये पंजाब है। और ये वाला प्रांत अगर देखें तो ये बलूचिस्तान, ये मान लीजिए सिंध यहां तक हो गया, ये बलूचिस्तान है। ये कौन सा है? बलूचिस्तान। ये 3 प्रांत यहां पर हो गए। ठीक है सर। इसी प्रकार से अगर इधर पर आ जाते हैं तो ये बंगाल का प्रांत है। तो बंगाल में यहां असम, मान लीजिए कि ये असम का प्रांत है और ये बंगाल का प्रांत है। चलिए साहब, ये बंगाल मान लिया। अब यहां पर ध्यान रख लेना, ये वाला जो प्रांत है, यहां पर इस तरीके से अगर बात करते हैं तो ये जो प्रांत है ये बंबई प्रांत है, जिसमें कुल मिला के कहने के गुजरात भी है, जिसमें महाराष्ट्र भी है, ये बंबई प्रांत है। इसी प्रकार से यहां पर आ जाते हैं तो ये संयुक्त प्रांत है, जिसको हम यूपी कहते हैं, ये संयुक्त प्रांत है। यहां पर क्या आ जाता है? तो मध्य प्रांत आ जाता है, ये मध्य प्रांत आ गया। यहां पर क्या आ जाता है? तो उड़ीसा आ जाता है, ये उड़ीसा आ जाता है। और बीच में कुल मिला के बिहार आ जाता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी कुल मिला के ये जो है ये तमिलनाडु है। ये कौन सा है? तमिलनाडु है। अब चुनाव हो रहे हैं तो 1937 में जब चुनाव हुए तो यहां पर ध्यान रखना कि कांग्रेस जो थी वो कुल मिला के 8 प्रांतों में अपनी सरकारों को बनाएगी। 5 प्रांतों में 1937 के चुनाव में 5 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। कितने प्रांतों में? 5 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। जो मुंबई वाला प्रांत है उसमें कुल मिला के कुछ सीटें कम रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि अंबेडकर की जो पार्टी थी, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को 14 सीटें मिल जाती हैं, जिसके कारण से कांग्रेस के ही वोट थे तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के पास चले गए। इससे कुल मिला के कुछ सीटें कम होने के कारण वो पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाती है। लेकिन कांग्रेस कुल मिला के सबसे बड़े दल के रूप में तो है। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को कितने में मिला, तो 5 प्रांतों में। लेकिन सरकार कितने में बनी है? तो सरकार जो बनी है वो 8 प्रांत में बनी है। इस बात को ध्यान रखना, 8 प्रांत में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंबई में भी कुल मिला के कांग्रेस सरकार बना ली जाएगी। इसी प्रकार से ध्यान रखना, असम में भी वो बड़े दल के रूप में है, इसीलिए यहां पर भी कांग्रेस सरकार बना ली जाएगी, क्योंकि असम में भी वो एक बहुत बड़े दल के रूप में है, तो यहां पर भी कांग्रेस सरकार बनाएगी। और यहां एक प्रकार से उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो है, ये बलूचिस्तान ना कह के, सॉरी, ये उत्तर पश्चिम जो सीमा प्रांत है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ये कौन है? यहां पर कुल मिला के बादशाह खान है, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान है। यहां पर भी कांग्रेस बहुत बड़े दल के रूप में उभर रही है, इसीलिए यहां पर भी कांग्रेस ने सरकार बना लिया। तो ये ध्यान रखना, 1, 2 कुल मिला के असम और 3 बंबई, 3 तो ये हो गया, और 5 में पूर्ण बहुमत है। तो 8 प्रांतों में कुल मिला के कांग्रेस ने सरकार बनाई है। बंगाल में अगर बात कर लेते हैं तो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक की थी, वो सबसे बड़ी पार्टी थी। और मुस्लिम लीग ने गठबंधन करके यहां पर फजलुल हक के नेतृत्व में सरकार बनाई थी बंगाल में। इसी प्रकार से यहां पर पंजाब में अगर बात करते हैं तो यहां पर एक नई पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी, और यूनियनिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। तो यहां पर मुस्लिम लीग ने यहां पर भी गठबंधन किया और गठबंधन करके सिकंदर हयात खां के नेतृत्व में सरकार बनाई।
केवल मात्र अगर देखा जाए मुस्लिम लीग तो सिंध में आई है, केवल सिंध में। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, मुस्लिम लीग का वर्चस्व केवल सिंध में था, बाकी कहीं नहीं था। अब 8 प्रांतों में जब आपने सरकार बना लिया तब क्या होता है, 8 प्रांतों की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही थी, लेकिन इसी समय विश्व युद्ध छिड़ गया। अब जब विश्व युद्ध छिड़ जाता है तो इन 8 प्रांतों की सरकारों ने कहा कि भाई आपने युद्ध में क्यों हमको शामिल किया, हमारा तो हिटलर से कोई लेना देना है नहीं, युद्ध के उद्देश्य क्या है, हमें या तो स्वतंत्रता प्राप्त करें, देश की आज युद्ध के बाद स्वतंत्रता देंगे, उसके बाद हम आपको मदद करेंगे, यानी कहीं ना कहीं युद्ध के पश्चात आप हमें स्वतंत्र करिए, तब तो हम आपकी हेल्प करेंगे। लॉर्ड लिनलिथगो जो गवर्नर जनरल था उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया, और अंततः कुल मिला के जब ध्यान नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, तो 8 प्रांतों की सरकारों ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया है। यानी मुक्ति दिवस कब मनाया, जब कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया, यहां पर इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण से मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने बनाया। साथ में इसमें अंबेडकर भी थे, जिसको डे ऑफ डिलीवरेंस भी कहा जाता है। अंबेडकर और मुस्लिम लीग ने मिलकर इस प्रकार से मुक्ति दिवस मनाया है, जिसको डे ऑफ डिलीवरेंस के नाम से भी जाना जाता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्रिप्स प्रस्ताव को कुल मिला के कहीं ना कहीं, क्रिप्स प्रस्ताव अपने आप में बहुत अद्भुत है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर इस क्रिप्स प्रस्ताव की बात अगर करें तो एक समझ लीजिए कि अपने आप में अद्भुत है। हम यहां पर इसलिए इस बात के प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए अद्भुत है। क्यों अद्भुत है इसको जानिए। सेकंड वर्ल्ड वॉर में कुल मिला के भारत के लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अब ब्रिटिश सरकार परेशान है, और मित्र देशों का दबाव भी बन रहा है। यानी एक तो साउथ ईस्ट एशिया में जापानी अंग्रेजों को रौंद रहे हैं, उधर मित्र राष्ट्रों का दबाव भी बन रहा है, अमेरिका का, चीन का, कि भाई आप समझौता करिए भारत के लोगों से। तब स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा जाता है, स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा गया, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। और जो ये स्टैफर्ड क्रिप्स है, ये गांधी के परम मित्र थे। किसके मित्र थे, अरे सॉरी, नेहरू के परम मित्र थे, क्योंकि ये दोनों लोग कैम्ब्रिज में साथ साथ पढ़े थे। तो यहां पर गांधी नेहरू के परम मित्र हैं। तो स्टैफर्ड क्रिप्स मार्च 1942 में अपना प्रपोजल लेकर आए। क्या प्रपोजल लेकर आए, यानी स्टैफर्ड क्रिप्स जब प्रपोजल लेकर आते हैं तो कहते हैं कि डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। यानी डोमिनियन राज्य, यानी डोमिनियन का मतलब है आपको स्वायत्तता पूरी दे दी जाएगी। डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ, डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ भारत, यानी एक प्रकार से एक संघ की स्थापना होगी, कहीं ना कहीं डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना होगी। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भारतीय संघ की स्थापना होगी, भारतीय संघ की स्थापना, यानी एक प्रकार से भारतीय संघ की स्थापना होगी, ये वो कह रहे हैं। डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ भारतीय संघ की स्थापना होगी। भारतीय संघ कौन सा होगा, जिसमें ब्रिटिश भारत भी रहेगा और देशी रियासतें भी रहेंगी, इनको मिलाकर एक संघ बनेगा, ये वो कहते हैं। इस संघ को राष्ट्रमंडल से संबंध बनाने में स्वतंत्रता है, वो चाहे तो राष्ट्रमंडल का सदस्य रह भी सकता है, और नहीं तो राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं चाहे तो नहीं भी बन सकता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्लियर है। अब इसके बाद दूसरी जो बात कहते हैं कि युद्ध के बाद एक प्रकार से ध्यान रखना, एक संविधान बनाने के लिए, युद्ध के बाद संविधान बनाने के लिए एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। संविधान निर्मात्री परिषद का मतलब है संविधान सभा, संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। पहली बात वो क्या कहते हैं कि डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना होगी। भारतीय संघ का मतलब उसमें ब्रिटिश भारत भी रहेगा, देशी रियासतें भी रहेंगी, और कुल मिला के इस संघ को कुल मिला के राष्ट्रमंडल से स्वतंत्र होने का भी अधिकार रहेगा, उसके ऊपर निर्भर है। दूसरी बात कहते हैं कि भारतीय, यानी इस युद्ध के बाद एक संविधान बनाया जाएगा, और संविधान बनाने के लिए एक संविधान निर्मात्री परिषद का निर्माण भी किया जाएगा। ये भी वो कहने का प्रयास करते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्लियर है। इसमें क्या होगा, अब जो संविधान सभा बनेगी, संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, इसमें ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य भी होंगे, ब्रिटिश प्रांतों
के जो सदस्य होंगे वो निर्वाचित होंगे, यानी निर्वाचित होंगे, निर्वाचित आएंगे। और कुल मिला के कहने की देशी रियासतों से जो सदस्य आएंगे वो मनोनीत आएंगे, मनोनीत, यानी इन्होंने खुलकर सब बातें कह दिया है। जो कैबिनेट मिशन में भी हम देखेंगे कि जो संघ बनेगा, जो संविधान बनेगा और उसके लिए जो संविधान सभा बनेगी, उस संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के जो सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे और देशी रियासतों से मनोनीत होकर आएंगे। इतनी बात तो गजब की है। नो डाउट कि डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना होगी। उसके बाद युद्ध के बाद संविधान बनाने वाली एक संविधान निर्माण समिति बनेगी, संविधान सभा बनेगी। उसमें संविधान सभा में जो सदस्य जाएंगे वो ब्रिटिश भारत से कुल मिला के निर्वाचित और देशी रियासतों से मनोनीत। यहां तक तो बात गजब की है। आगे की बात देख लीजिए, ये कितना कपटी आदमी है। इस कपटी आदमी की कहानी सुनिए। अब ये क्या कह रहा है कि जब ये संघ बन गया, मान के चलिए संघ बन गया, ठीक है ना। अब ये जो संघ बन गया, इसने ये कहा, या इस तरह से संघ को यूं समझ लिया जाए कि ये भारत का संघ बन गया। अब उसने ये कहा कि कुल मिला के एक संघ बन गया है जिसमें ब्रिटिश भारत, या इसको इसी तरह से समझ लीजिए, उसने कहा कि ये संघ बन गया, ठीक है संघ बन गया, तो उसमें कुल मिला के मान के चलिए ये बन गया संघ, ये पूरा का पूरा संघ है। और उसमें एक तरफ हमने ब्रिटिश भारत कर दिया, ये ब्रिटिश भारत है, एक ब्रिटिश भारत है। इसमें कुल मिला के हमने क्या 11 प्रांत बना दिए, 3 6 3 9 और 2 11, ये 11 प्रांत हो गए। ये ब्रिटिश भारत हो गए, ठीक है ना, ये ब्रिटिश भारत के प्रांत हो गए। यहां पर छोटी छोटी देशी रियासतें बना दी, देशी रियासतें 565 है, ये देशी रियासत है, ठीक है। अब वो ये कहता है कि जो संघ बन गया है, इस संघ में एक प्रकार से इसी संघ से संविधान सभा जाएगी, संविधान सभा बनेगी। तो संविधान सभा में यहां से कौन लोग आएंगे, यानी ब्रिटिश भारत से निर्वाचित होकर आएंगे, ठीक है, और देशी रियासतों से मनोनीत होकर आएंगे, यहां से मनोनीत होकर आएंगे, ये भी बात ठीक है। लेकिन फिर वो क्या कहता है कि जिस प्रांत को या जिस रियासत को इस संविधान में आस्था नहीं होगी, इस संविधान से संतुष्टि नहीं होगी, ये संविधान स्वीकार नहीं होगा, उसे इस संघ से निकलने का और अपना पृथक संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा। बस कितनी बड़ी बात है। इस देश में अखंड देश का निर्माण करने का प्लान, यानी वो ये कह रहा है। 2 लाइनें ऊपर की सबसे बेस्ट है, लेकिन तीसरी लाइन आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो ये कह रहा है कि ये जो 11 प्रांत हैं और ये 565 जो देशी रियासतें हैं, ये मिलकर संविधान बना रही हैं। लेकिन मानकर चलिए इसमें किसी रियासत को या कुछ रियासतों को और कुछ प्रांतों को इस संविधान में अगर आस्था नहीं है तो इस संघ से वो बाहर हो जाएंगे, इस देश से बाहर हो जाएंगे और इस देश से, संघ से बाहर होकर अपना अलग संविधान बनाएंगे। इसका मतलब क्या है, इस देश में अखंड देश का, भारत का निर्माण करना इस क्रिप्स मिशन का लक्ष्य था। इस क्रिप्स मिशन का लक्ष्य था। इतना कुलना के कहने कहीं एक घाघ व्यक्ति कुलना के आया था। इस प्रपोजल को जैसे ही गांधी जी के सामने लाया गया, क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस ने कुलना के कहने के, कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया, कांग्रेस और लीग, क्योंकि इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि क्रिप्स मिशन में अप्रत्यक्ष रूप से किसका, अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग का समर्थन, पाकिस्तान की मांग का समर्थन। यहां पर इसीलिए गांधी ने क्या कहा था कि यह एक ऐसे बैंक का चेक है जो दिवालिया हो चुका है, एक ऐसे बैंक का चेक है जो दिवालिया हो गया है, दिवालिया हो गया है। यानी एक ऐसे बैंक का चेक है, पोस्ट डेटेड चेक, जैसे कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक, मतलब जिसकी डेट निकल चुकी है और वो बैंक भी नष्ट होने वाला है। यानी एक ऐसे बैंक का चेक जो कुल मिला के कहीं कि नष्ट होने वाला है। इस प्रकार से गांधी बहुत नाराज हुए नेहरू से, और नेहरू से कहा कि यार तुम पागल आदमी हो क्या कि कुल मिला के इस प्रकार के प्रपोजल के ऊपर मेरे पास लेकर आए हो। तो उन्होंने कहा यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। कुल मिला के किसने कहा, गांधी ने यह बात कहा है। और दूसरी बात कुल मिला के नेहरू भी इस बात को कहते हैं। नेहरू क्या कहते हैं कि गांधी क्या कहते हैं, गांधी कहते हैं यह आगे की तारीख पोस्ट डेटेड का चेक जो नष्ट होने वाला था,
यानी एक प्रकार से कुल मिला के एक तरह से बैंक जो नष्ट होनी, दिवालिया होने वाली है। लेकिन यहां पर जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का मतलब, इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का मतलब, स्वीकार करने का मतलब भारत को अखंड, मतलब भारत जो अखंड है उसको कुल मिला के कई देशों में कुल मिला के विभाजित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया जाएगा। यानी भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना, भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने का मार्ग प्रशस्त करना। यानी कहीं ना कहीं ध्यान रखना, कृषि मिशन पर बड़े कठोर बयान आए कि यह आगे की तारीख का चेक है जो नष्ट होने वाला है। ये कौन कहता है? ये गांधी कहते हैं, कहीं पोस्ट डेटेड चेक भी आता है। और जवाहरलाल नेहरू कहते हैं यह इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का मतलब है भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने का, यानी कई देश बनाना है, कई देश बनाने की बात की। भैया आप ये खुद सोचिए ना कि मानकर चलिए कि इसको स्वीकार अगर कर दिया जाएगा तो क्या होगा? कुल मिला के सब लोग कहेंगे कि हम अपना अलग संविधान बनाएंगे, अभी संघ में नहीं रहेंगे, तो देश तो टूट ही जाएगा। इसीलिए कुल मिला के नेहरू कहते हैं कि हो तो मेरे पुराने मित्र, लेकिन तुम शैतान के वकील बनकर आए हो। तो कांग्रेस ने तो अस्वीकार कर दिया, तो आप कहोगे सर अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग का तो समर्थन इसमें कर दिया है, तो लीग क्यों नहीं स्वीकार कर रही है, मुस्लिम लीग क्यों नहीं स्वीकार कर रही है? क्योंकि मुस्लिम लीग 1940 के लाहौर अधिवेशन में प्रत्यक्ष पाकिस्तान की बात कर चुकी है। 1940 के लाहौर अधिवेशन में प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की बात हो चुकी है, इसीलिए अप्रत्यक्ष बात से संतुष्ट नहीं है, इसलिए लीग ने भी अस्वीकार कर दिया। यानी दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेरा आप लोगों से बस यही कहना है कि भाई अगर मेरे कंटेंट में दम है तो 200 लोग भी अगर मेरे साथ डिवोट हो जाएंगे तो मैं इस देश में तहलका कर दूंगा। बाकी आपकी इच्छा है, मेरे पास जो शक्ति है, जो कंटेंट हो वो आपके लिए है। आप सभी लोगों को नमस्कार।